पहला सवाल आप तक लेकर आता हूं। पहला सवाल जो हमें भेजा है वो भेजा है हमें धीरज भट्टाचार्य जी ने, जो वेस्ट बंगाल से हैं, और वो कह रहे हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं, अब उनकी पेंशन आती है और 10 साल के अंदर वो एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं। और उनकी जो एसआईपी की लिमिट है वो ये कह रहे हैं कि 41,000 रुपए तक की वो एसआईपी कर सकते हैं हर महीने, और हर साल जो है वो 2,000 रुपए वो बढ़ा सकते हैं, यानी स्टेप अप भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें वो बता रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप उन्हें कोई अच्छे फंड सजेस्ट करें ताकि उनका एक बड़ा कॉर्पस बनाने का जो लक्ष्य है वो 10 साल के अंदर वो पूरा हो सके। तो क्या सलाह आपकी होगी धीरज के लिए? विकास जी, पहले उन्होंने जो 41,000 रुपीज से अपनी एसआईपी स्टार्ट करने का निश्चय किया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा कि एटलीस्ट उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे उनका स्पेसिफिक क्वेरी लेते हैं। 41,000 रुपीज की एसआईपी करेंगे, हर साल 2,000 रुपए से अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे और 10 साल के लिए उनका टेन्योर है। और अगर इनका ये पूरा इन्वेस्टमेंट एवरेज 12% से रिटर्न जनरेट करता है, तो ये सिचुएशन में 10 साल के बाद करीबन वो 1,12,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। धीरज जी, आपको जैसे बड़ा अमाउंट, आपको बड़ा अमाउंट आपने बोला है कि इकट्ठा करना है। अभी बड़ा अमाउंट हर एक आदमी के लिए पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है। सो यहाँ पे अगर आपने हमें स्पेसिफिक अमाउंट बताया होता, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो भी है, वो बताया होता तो हम आपको और अच्छे से सुझाव दे पाते। बट फिलहाल जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपको बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करना है, तो आई अज्यूम कि 2 करोड़ से 2 करोड़ या उससे ज्यादा करना होगा। तो यहाँ पे मेरा आपको एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा, जो आप हर साल 2,000 रुपए से अपनी एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं, उसकी बजाय आप अपनी एसआईपी हर साल 10% या 10% से ज्यादा से अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे, तो आप करीबन अगले 10 साल में 2 करोड़ के आसपास फंड इकट्ठा कर पाएंगे। पहला ये हमारी ओर से सुझाव था। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो को लेके। पहली चीज है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, तो यहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न, आपका सैलरी जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होती है, प्लस गवर्नमेंट की ओर से आपका पेंशन में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसको हमने थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड रखा है। तो वो हिसाब से हमने आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन करा है। आपके पोर्टफोलियो में हम पहला सुझाव करेंगे, आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करें, जो कि रहेगा पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड रहेगा, जिसमें आप 12,000 रुपया निवेश करें। एक रहेगा आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड, जो हमारी ओर से सुझाव रहेगा कि मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड रखे, जिसमें 12,000 रुपए की एसआईपी करे। एक स्मॉल कैप फंड रहेगा, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, जिसमें आप 10,000 रुपए का एसआईपी करें। और एक इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में हम सुझाव करेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड जरूर रखें, बिकॉज 3 एक्टिव फंड थे और अग्रेसिव फंड थे। तो यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी के लिए यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सजेस्ट किया है, जिसमें 7,000 रुपए से आप अपना निवेश करें। ये इनिशियल फेज में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पोर्टफोलियो ये रहेगा। आप हालांकि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल का ही है। सो जैसे आप 7 साल यहाँ से इन्वेस्टमेंट के कंप्लीट करते हो, उसके बाद पोर्टफोलियो मिक्स चेंज करना। अभी हमने अग्रेसिव और एक्टिव फंड रखे हैं, तो आज से 6-7 साल बाद इसमें आप पोर्टफोलियो को एक्टिव फंड से पैसिवली मैनेज फंड की तरफ ले जाए, ताकि जब आप 10 साल पे आपको पैसे की जरूरत पड़े, तब तक आपका पोर्टफोलियो काफी स्टेबल और लेस वॉलेटाइल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे जो दर्शक हैं हरजिंदर हैं पंजाब से, 44 साल इनकी उम्र है और पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है इनकी वो 2,64,000 रुपए, और मंथली जो एसआईपी है इनकी वो 13,000 रुपए की है। 13,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। जो फंड ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, उसमें है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 5,000 रुपए डाल रहे हैं। कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड 5,000 रुपए डाल रहे हैं, और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान है ये, इसके अंदर ये 3,000 रुपए पर मंथ जो है वो डाल रहे हैं। 20 साल तक वो कंटिन्यू करना चाहते हैं और 10% की स्टेप अप वो कर सकते हैं, यानी हर साल जो अपना एसआईपी है उनको एसआईपी है उसको वो 10% से बढ़ा सकते हैं। अगर 20,000 रुपए की है तो अगले साल वो 22,000 रुपए कर लेंगे। जो टारगेट है उनका वो ये है कि अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए वो एजुकेशन और मैरिज के लिए एक फंड जमा करना चाहते हैं, एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। अब उनका ये पूछना है कि क्या इन फंड्स में उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए या कोई फंड चेंज करना होगा, और इंडेक्स फंड के बारे में वो राय चाहते हैं कि इंडेक्स फंड जो है वो कैसे रहेंगे उनके लिए। उनका जो टारगेट है, उनका जो गोल है, उसको देखते हुए क्या इंडेक्स फंड उनके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकते हैं, ये भी वो पूछना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे गोल के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सलाह आपकी होगी समीर जी इनको कि क्या करना चाहिए? इनके फंड सारे सही हैं या कोई बदलाव करने की जरूरत है इनको फंड्स में?
पहले हरजिंदर जी के गोल के बारे में बात करते हैं, जो 20 साल के बाद उनको 10% आज हाल की एसआईपी जो चल रही है 13,000 रुपए, उसमें 10% से वो इंक्रीज करना चाहते हैं। हरजिंदर, आपने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी सिलेक्ट किया है। आप अगर आपकी प्रेजेंट एसआईपी 13,000 की है, उसमें आप हर साल 10% से बढ़ाते हैं, और करंट कॉर्पस जो 2,64,000 रुपए का इकट्ठा हुआ है, अगर ये इन्वेस्टमेंट आप 20 साल तक कंटिन्यूअस करते हैं और एवरेज अगर 12% का रिटर्न जनरेट होता है, तो करीबन आप 2,65,00,000 रुपया अपने गर्ल चाइल्ड के लिए इकट्ठा कर पाएंगे। आई होप ये आपने जो भी मैरिज और एजुकेशन पर्पस के लिए गोल सेट किया होगा उसके करीब होना चाहिए। अगर ये आपने कोई अमाउंट डिसाइड किया है उससे थोड़ा वेरी करता है, तो आप हमें वापस से संपर्क करें, हम आपको डिटेल में कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आपको इसकी वो गोल हासिल करने के लिए कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत रहेगी। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में आपने पहली अच्छी बात यह है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं किया, आपने 3 स्कीम में ही रखा है। पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और एक आपने मल्टी कैप फंड सिलेक्ट किया है। बट यहाँ पे एक फंडामेंटल जो हमारी ओर से आपको सुझाव रहेगा, ये फंडामेंटल एक एरर हो सकती है जो आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने निपॉन इंडिया मल्टी कैप में आईडीसीडब्ल्यू में इन्वेस्ट किया है, मतलब है डिविडेंड पे आउट। अगर यहाँ पे जब आप डिविडेंड पे आउट लेते हो, तो डिविडेंड पे आउट के 2 इम्पैक्ट आते हैं। पहला, आपका जो भी डिविडेंड इनकम आएगा वो आपके एग्जिस्टिंग अर्निंग के जो भी इनकम टैक्स के ब्रैकेट है वो हिसाब में कंसिडर कर लिया जाएगा। जैसे अगर आप 20% या 30% स्लैब में आते हो, तो जो भी डिविडेंड की इनकम हुई उस पे उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहला ये लॉस है। दूसरा, जो हम म्यूचुअल फंड में ग्रोथ और कंपाउंडिंग की बात करते हैं, वो इफेक्ट आप डिविडेंड पे आउट करके अपने पास ले लेते हैं, ये सिचुएशन में क्या होता है, वो पैसा री इन्वेस्ट नहीं होता है, और जो री इन्वेस्टमेंट का कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है वो कहीं ना कहीं मिस होता है। हालांकि स्कीम बहुत अच्छी है, बट आपने जो डिविडेंड पे आउट वाला ऑप्शन लिया है, यहाँ पे सुझाव ये रहेगा, उसकी बजाय आप इसको चेंज करके निपॉन इंडिया के मल्टी कैप के ग्रोथ ऑप्शन में सिलेक्ट कर ले, ताकि जो हम ये कैलकुलेशन बता रहे हैं 2,65,00,000 क्यूमुलेटिव ग्रोथ वाला, वो आप हासिल कर पाए। दूसरा होता है आपने पूछा इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड आमतौर पे पैसिवली मैनेज फंड होते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट और पैसिव मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या होता है, जैसे आप एक लार्ज कैप फंड देखते हैं विज़ाविस इंडेक्स फंड देखते हैं, तो इंडेक्स फंड निफ्टी में जितने स्टॉक है उसका मिरर इफेक्ट है, यानी उसमें जितने स्टॉक है वही स्टॉक इसमें होते हैं। सिर्फ थोड़ा चेंज होता है, अगर इनिशियल जब कोई भी फंड लॉन्च होता है वो टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया होता है कि हम पर्टिकुलर में थोड़ा वेटेज चेंज करेंगे, बस वो, बट उसमें एक्टिवली बाय सेल नहीं होता है। निफ्टी में जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स को लेके छोड़ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है। जबकि ये इसका मतलब हुआ पैसिव मैनेज। अब एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि उनको लगा कोई स्टॉक अच्छा, कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, वहां पे वो वॉलंटरीली अपना एक्सपोजर बढ़ा देंगे। जहां उनको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है या कोई पर्टिकुलर सेक्टर में परफॉर्मेंस कम होने वाली है, लुकिंग एट द रिजल्ट और मल्टीपल फैक्टर, ये सिचुएशन में वो एक्सपोजर अपने आप कम कर देते हैं। इसे एक्टिवली मैनेज कहते हैं। आमतौर पे इंडेक्स फंड वर्सेस, अगर हम पैसिव फंड वर्सेस अगर हम एक्टिव फंड की कंपैरिजन करें, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम में लगभग 2 से 3% ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं एक्टिव फंड एज कंपेयर टू पैसिव फंड। बट पैसिव फंड तब आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है जब आपका पोर्टफोलियो पूरा अग्रेसिव कैटेगरी का हो। वो कैटेगरी में आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने के लिए पैसिव फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर या जैसे आपके केस में आपके पास 20 साल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो शुरुआत में हम सजेस्ट करेंगे आप एक्टिव फंड के साथ जाए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, अब एक्टिव फंड में से आप ग्रेजुअली मूव होके पैसिव फंड यानी इंडेक्स फंड की तरफ आप ले सकते हैं। इनिशियल फेज हम कंसीडर ग्रोथ फेज करते हैं, यहाँ पे हमारा सुझाव पैसिव फंड की ओर आमतौर पे नहीं रहता है। तो आप इंडेक्स फंड आज से 10 साल बाद या 12 साल बाद, जब आपका पोर्टफोलियो स्टेबल और साइजेबल ग्रो कर जाए, तब उसमें मूव करें। बिल्कुल। तो ये सलाह सिर्फ इनफैक्ट हरजिंदर के लिए नहीं है, ये सलाह सभी उन दर्शकों के लिए है
जो एक लंबे हॉरिजन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी रिस्क लेने की उनकी कैपेसिटी है, एपेटाइट उनका है रिस्क लेने का, तो उन्हें एक्टिव फंड्स की तरफ ज्यादा